अस्सलाम वालेकुम। आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है कि मुझे आपके इलाके में एक घर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कुर्सी से उठेंगे, उसको साथ लेंगे और जो भी आपके पास घर मौजूद हैं फॉर सेल, उसको दिखाने के लिए चल पड़ेंगे या उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है और कोई क्लाइंट आपसे आके कहता है कि मुझे आपके एरिया में घर चाहिए, तो आपको कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी चाहिए और अपने क्लाइंट को साथ ले जाके विज़िट कराने से पहले कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल रियल्टर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि उससे आपको हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा मौजू है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और आके मुझे कहता है कि मुझे आपके एरिया में एक घर की ज़रूरत है, तो क्या मैं उसके साथ उठ के फ़ौरन चल पड़ूँगा कि आए मैं आपको घर दिखाता हूँ, ये घर मेरे पास फॉर सेल हैं, या उससे पहले मैं उससे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाऊँगा, उससे कुछ मैं रिक्वायरमेंट पूछूंगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक कॉल रिसीव हुई। दूसरी तरफ एक शख्स था, उसने मुझे कहा कि जी आपके एक दोस्त होते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आप इस शख्स से रब्ता करें। तो मैंने कहा जी मुझे बताइए मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें असल में मॉडल कॉलोनी में घर लेना है। तो मैंने उनसे कहा कि मॉडल कॉलोनी में मेरी स्टेट है, आप आ जाइएगा। तो आप किस तरह का घर लेने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी भाई अच्छा घर हो और लोकेशन बहुत अच्छी हो और बड़ा खूबसूरत सा घर हो। तो मैंने कहा ठीक है, प्राइस रेंज आपकी क्या है? तो उन्होंने कहा प्राइस की रेंज की आप फिक्र नहीं करें, आप बस हमें घर दिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कल मेरी स्टेट पे आ जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अगले दिन वो मेरी स्टेट पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि जनाब आप मुझे बताइए कि अब आप किस तरह का घर लेना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे ही 2 ऐड दिखाए। उन्होंने कहा जी ये आपका एक ऐड है कि ये आप एक बंगला आपके पास सेल के लिए है, फिर ये आपके पास दूसरा बंगला है सेल के लिए, तो ये दोनों आप हमें दिखा दें। मैंने कहा ये एक बंगला जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का है और ये सिंगल बना हुआ है। दूसरा जो है वो 2 करोड़ रुपए का है, वो ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है। अब आप जो है वो इसमें से कौन सा? उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप हमें ये सिंगल वाला दिखाएं। मैंने कहा ठीक है, उनको साथ लिया, सिंगल वाले बंगले पे पहुंच गए, उनको दिखाया। उन्हें देखने के बाद उन्होंने बोला नहीं यार ये तो हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, तो अब क्या करें? उन्होंने कहा अब हमें आप ग्राउंड प्लस 2 वाला दिखा दें। तो ग्राउंड प्लस 1 वाला, तो ग्राउंड प्लस 1 वाले के पास चले गए, वो देखा। वो देखने के बाद उन्होंने कहा, उनके वालिद साहब साथ थे, उन्होंने कहा कि यार असल में ना हमें जो है वो बड़ा घर चाहिए। तो मैंने कहा ये मैंने आपको जो दिखाया ये 120 स्क्वायर यार्ड का घर है, क्या आपको 240 चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ 240 वाला दिखाओ। तो बराबर में ही मेरे पास एक और घर था 240 वाला, मैंने उनको वो दिखाया। तो उन्होंने कहा नहीं यार असल में ना मुझे जो है ना ग्राउंड प्लस 2 चाहिए। मेरी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक एक पोर्शन में हो जाएं, तो ग्राउंड प्लस 2 आप हमें दिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं। मैं उनको लेके ग्राउंड प्लस 2 वाली बिल्डिंग में चला गया। मैंने कहा ये घर देख लें आप, तो मेन रोड के साथ है, लोकेशन भी बड़ी अच्छी है और ग्राउंड प्लस 2 है जैसा कि आप मांग रहे हैं। तो वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये तो ठीक है मगर इसके कमरे बड़े छोटे हैं। ये बाकी तो ठीक है लेकिन इसके कमरे बड़े छोटे हैं, इसमें एक डबल बेड रखो तो कमरा ख़त्म। तो मैंने कहा भाई तो अब किस तरह का आपको घर दिखाऊं? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कोई मुझे और ग्राउंड प्लस 2 दिखाएं। तो जनाब वहाँ से चले, एक और मेरे पास था ग्राउंड प्लस 2 फॉर सेल, मैं उनको वहाँ ले गया, वो दिखाया। तो इत्तेफाक से उस वक़्त जो है वो मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी, तो मैंने उनको बाहर से दिखा दिया। मैंने कहा देखें ये घर है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाबी अभी मंगवा लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ी देर वेट कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप हाँ ये लोकेशन भी अच्छी है और घर भी अच्छा नज़र आ रहा है, ग्राउंड प्लस 2 भी है, तो आप हमें चाबी मंगा के अंदर से दिखा दें। तो वापस आए, ऑफिस में बैठे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऐसा घर नहीं है जो मतलब अभी जो मतलब पुराना हो लेकिन वो क्या है कि उसकी जो रेनोवेशन हो चुकी हो या हो रही हो, तो वो आप हमें दिखा दें। तो मेरे पास एक, चूँकि दोस्त के रेफरेंस से आए हुए थे, तो मेरे पास एक रेनोवेशन वाला घर था, वो मैंने उनको ले जाके दिखाया। मैंने कहा जी ये घर है, ये रेनोवेशन इसकी चल रही है, ये 1 महीने के अंदर आपको काम करवा के दे देंगे, आप ये देख लें।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो फिर वही बात है ना कि ये तो ग्राउंड प्लस 1 भी नहीं है, मुझे ये तो खाली ग्राउंड है, मुझे तो एटलीस्ट ग्राउंड प्लस 2 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप वही वाला देख लें, मैंने चाबी मंगाई है तो वो आपको दिखा देते हैं। वो चाबी मंगाई, उनको वो दिखाया, तो वो थोड़ा ज़ाहिर है घर 2-3 महीने से बंद पड़ा हुआ था, उसमें थोड़ी धूल मट्टी थी, तो कहने लगे यार ये तो बहुत पुराना है। मैंने कहा पुराना नहीं है बड़े साहब, इसकी सफाई होने वाली है, सफाई होगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं इसमें तो ये भी नहीं है, तो इसमें वो भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऑफिस चलें, ऑफिस में चल के बात करते हैं। खैर उन्होंने मेरे साथ क्या किया और मैंने उनके साथ क्या किया, ये तो एक बड़ी लंबी स्टोरी है। मैं इन सारे चिक चिक से मैं इस एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि यार आइंदा से कस्टमर को ऐसे डील नहीं करना कि वो आए और वो बोले कि भाई मुझे घर दिखाओ और मैं उसको लेके चल पड़ूं घर दिखाने के लिए। ये एक दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, उसके बाद वो बोले कि नहीं यार ये नहीं, ये नहीं, ये। तो मैंने इसके लिए एक सोचा कि मैं इसका कोई एक लाएअमल बनाऊं, कोई एक फॉर्मेलिटी बनाऊं। तो वो फॉर्मेलिटी मैंने एक बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो फॉर्मेलिटी क्या है। उस फॉर्मेलिटी को आप देखिएगा और उस फॉर्मेलिटी को मैंने अपने पास लागू कर दिया है, आप भी अपने पास लागू करिएगा और इंशाअल्लाह ताला उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्मेलिटी है क्या। तो इस तरह का एक फॉर्म आपने बना लेना है अपने पास और उसमें सारा आपने डेटा जमा करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे ये मोनोग्राम आ गया, मोनोग्राम के साथ आपका ये आपकी स्टेट का नाम आ गया, जैसे मैंने अपना लिख लिया रियल्टर ऑनलाइन। डेट का कॉलम आएगा ऊपर, उसके बाद आप अपने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर या अपना एड्रेस वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म का जो नाम है वो फॉर्म का नाम है प्रॉपर्टी रिक्विजिशन फॉर्म। प्रॉपर्टी रिक्विजिशन फॉर्म इस फॉर्म का नाम होगा। और उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या क्लाइंट का नाम आएगा, यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड लोकेशन और सोसाइटी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्लाइंट को जो हमारे पास आया है उसको किस लोकेशन पे या किस सोसाइटी में प्लॉट की या घर की या बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, क्या उसको प्लॉट लेना है, उसको घर लेना है या अपार्टमेंट लेना है या शॉप लेनी है, ज़मीन लेनी है, लैंड लेनी है, पोर्शन लेना है, क्या लेना क्या उसने। तो यहाँ पे आप उसको टिक कर लेंगे। अगर उसने प्लॉट लेना होगा तो प्लॉट के आगे टिक कर लेंगे, हाउस लेना होगा तो हाउस के आगे इसी तरह से आप टिक करके उसको रख लेंगे। आगे जो है पॉइंट वो है रिक्वायर्ड मेजरमेंट, यानी कि उसको कितनी मेजरमेंट का घर या प्लॉट चाहिए या ज़मीन चाहिए। तो अगर प्लॉट है ना तब प्लॉट का साइज़ क्या 120 चाहिए, 240, 80, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरीके से टाइप ऑफ हाउस अगर है, अगर उसको हाउस चाहिए तो हम यहाँ से उससे पूछेंगे कि आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ चाहिए, ग्राउंड प्लस 1 चाहिए, ग्राउंड प्लस 2 चाहिए या ग्राउंड प्लस 3 चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उससे लेंगे। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉपर्टी का, यानी जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो किस बिहाफ पे ले रहे हैं, क्या आप वो परचेज़ करने हैं आपने या फिर आपने रेंट पे लेनी है। तो यहाँ पे अगर उसने परचेज़ करनी होगी तो परचेज़ के आगे हम टिक मार्क कर लेंगे, अगर रेंट पे लेनी होगी तो उसको रेंट पे हम टिक मार्क कर लेंगे। फिर हम उससे पूछेंगे कि बजट कितना है आपका, बजट फॉर परचेजिंग, बजट फॉर रेंट। ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म है। आप इसके अंदर जितनी चाहें मज़ीद इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और मज़ीद इसको और अच्छा कर सकते हैं। यह भी मैंने रफ़ एक बनाया है, रफ़ सा। इंशाल्लाह ताला इसको जब मैं मज़ीद और अच्छा कर लूँगा तब आपके साथ एक दफ़ा दोबारा शेयर करूँगा। नीचे आपने एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखना है कि बाय फिलिंग अप दिस फॉर्म क्लाइंट इज़ रिक्वायरिंग सर्विसेज ऑफ रियल्टर ऑनलाइन। यहाँ पे आप अपनी एजेंसी का नाम लिखेंगे फॉर अबव स्टेटस पर्पस, यानी कि ऊपर जो हमने मकसद लिख दिया है कि किराए पे इसको घर चाहिए या इसने ख़रीदना है, जो भी मकसद ऊपर बयान किया गया है उसके लिए ये क्या कर रहा है कि रियल्टर ऑनलाइन की सर्विसेज रिक्वायर कर रहा है। एंड क्लाइंट इज़ एग्री टू पे 2% कमीशन, कि ये जो फॉर्म साइन कर रहा है, फिल कर रहा है क्लाइंट, तो इस बात पे ये एग्री है कि ये 2% कमीशन देगा। क्लाइंट इज़ एग्री टू पे 2% कमीशन इन केस ऑफ परचेजिंग। अगर ये परचेजिंग कर रहा है तो 2% कमीशन देगा, या अगर ये किराए पर ले रहा है तो 1 month रेंट एज ए कमीशन इन केस ऑफ रेंट टू रियल्टर ऑनलाइन ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क। यानी कि क्लाइंट जब ये फॉर्म भर के आपके पास जमा करवा रहा है तो वो इस बात पे भी एग्री कर रहा है, साथ ही साथ आपने उसको ये भी बता दिया,
साफ लफ्ज़ों में कि भाई अगर आप मेरे से कोई चीज़ परचेज़ करोगे तो मैं उस पर 2% आपसे कमीशन लूँगा, और अगर आप मुझसे कोई चीज़ रेंट पर लोगे तो मैं उसका 1 महीने का जो रेंट होगा वो आपसे कमीशन लूँगा। तो यहाँ पे उसने ये एग्री कर लिया। यहाँ पे नीचे उसके क्लाइंट के सिग्नेचर आपने ले लेने और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर लेने हैं, और इस तरह से आपने इस फॉर्म को अपनी फ़ाइल में सेव कर लेना है। तो अब आपने देखा कि फॉर्मेलिटी जो थी वो बेसिकली एक फॉर्म था। क्लाइंट जब आपके पास आके बैठता है, आपने खुद वो फॉर्म भर लेना है या उसको दे देना है। अगर आप बिजी हैं तो उसको दे दें, जब तक उससे चाय पानी पूछें उसको दे दें कि यार ये फॉर्म मुझे ज़रा भर के दे दो। वो उसमें आपको लिख देगा कि मुझे जी ये रिक्वायरमेंट है, ये आप उसकी रिक्वायरमेंट चेक करें, अपने पास जो आपकी इन्वेंट्री है उसको चेक करें और उससे जो मिलती जुलती चीज़ें हैं सिर्फ वो उसको दिखाएं, और दैट्स ऑल। आप जितनी चीज़ें क्लाइंट को दिखाएंगे वो उतना ही कंफ्यूज होगा। ये बात आप बेहतर जानते हैं, आप एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आपको खुद पता है कि अगर कोई चीज़ अगर एक क्लाइंट जो है एक चीज़ मांग रहा है, आप उसके साथ की उसको 2-3 चीज़ें दिखा देंगे या उसको ज़्यादा चीज़ें दिखा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। और आपको उससे रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूछनी है। इसीलिए मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किया है कि ये जब रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाएगी तो आप उसको प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फुलफ़िल कर सकेंगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चीज़ें दिखाएंगे। और उसको लाजमी बात है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी रेंज के उसके बजट के हिसाब से होंगी चीज़ें तो वो उसको समझ भी आएंगी। अच्छा, इससे दूसरा फ़ायदा क्या होने वाला है? दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप इस फॉर्म को थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिएगा, ये तो मैंने तो अभी इनिशियली ये फॉर्म बनाया, जब आप इस फॉर्म को अपने पास सिर्फ 1 साल अपने पास लागू कर लेंगे, 1 साल के बाद आप देखिएगा कि आपके पास कितना बड़ा डेटा जमा हो जाता है। आपको पता लगेगा कि यार मेरे पास किस टाइम पे किस तरह के क्लाइंट आ रहे थे और मेरे पास किस तरह की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, किस तरह की चीज़ों की डिमांड नहीं है। आपको फिर एक अपना विज़न, आपका भी विज़न क्लियर होगा। आपको भी ये पता चलेगा कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे किस तरह के क्लाइंट आते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट करते हैं, किस तरह के बजट के क्लाइंट आते हैं। तो ये भी आपके पास, क्योंकि इंसान है, इंसान के पास डेली क्लाइंट आते हैं। इंसान अगर नोट नहीं करता तो इंसान भूल जाता है। डेटा इज़ ब्यूटीफुल। आपने डेटा पे काम करना है, आपने डेटा को जमा करना है और डेटा को जमा करने के साथ साथ फिर आपके पास जब 1 साल आप इसको चला लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास इस 1 साल में किस नेचर के क्लाइंट ज़्यादा है, किस रिक्वायरमेंट के क्लाइंट ज़्यादा है, किस बजट के क्लाइंट ज़्यादा है। तो आप अपने आप को जब उसी जो आपके पास मेजॉरिटी में आया होगा ना तो आप उसके ऊपर अपने आप को फोकस करेंगे, उसके ऊपर आप एक्सपर्टीज़ और अपनी लेके आएंगे तो और आप ज़्यादा कामयाबी की तरफ जाएंगे। इससे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आप अपने स्टेट ऑफिस में इसको लागू करके देखिएगा और फिर फ़ायदा ना हो तो मुझे बताइएगा। फिर आप इसमें मुझे ये भी बताइएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अभी ये रफली बनाया 2-3 दिन पहले ही। तो इसमें डेफिनेटली जब इसको यूज़ करने लगेंगे तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता जाएगा कि यार इसमें ये चीज़ भी डालनी है, ये भी डालनी है, ये भी डालनी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या ये सिरे से ये मतलब फॉर्मेलिटी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मेलिटी के होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।